सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं समय वैद्युत रसायन, और आज हम इसके पहले लेक्चर की बात करेंगे जहां पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोड के बारे में, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। तो जान लेते हैं क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड, पहली सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड जिसे हम सेल भी कह सकते हैं या अर्ध सेल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम? अर्ध सेल। तो इलेक्ट्रोड जिसे हम क्या कह सकते हैं? अर्ध सेल। इसे क्या कह सकते हैं? अर्ध सेल। तो क्या होता है इसका डेफिनेशन? जब किसी वैद्युत अपघट्य में उसी धातु की छड़ को डुबोया जाता है तो वह पात्र इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहलाता है। क्या करेंगे हम? मान लेंगे एक पात्र है हमारे पास और उस पात्र में हमने जली विलयन डुबो दिया है। बिना किसी टर्म्स और कंडीशन के हमने उसमें एक वैद्युत अपघट्य का जली विलयन डुबो दिया है। मान लेते हैं उस वैद्युत अपघट्य का जली विलयन Mn+ का है। वो कोई भी धातु हो सकता है। हमने यहाँ पे धातु यम माना है और उस धातु में हमने क्या किया कि एक उस धातु की छड़ को हमने क्या किया, उसके जली विलयन में डुबो दिया। अब ये धातु है यम। जब यम का जो वैद्युत अपघट्य होगा वो जब जली विलयन में जाएगा तो क्या बनाएगा? Mn+ बनाएगा। क्या बनाएगा? Mn+ बनाएगा। इसी घटना को, इसी पात्र को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। जैसे हमने क्या किया, हमने यम की जगह पे क्या ले लिया? हमने Zn ले लिया और Mn++ की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा? Zn जो है जनरली क्या बना लेता है? Zn हमारा बना लेता है Zn++। अब या इसके स्थान पर हमें इसे ZnSO4, ZnNO3 का होल टॉइड, ZnCl2 चाहे किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन में डुबो सकते हैं। यानी ZnSO4 के स्थान पे हम ZnNO3 का होल टॉइड या फिर ZnCl2 या इसी तरीके से जो भी वैद्युत अपघट्य होगा हम वो ले सकते हैं। और इस घटना को, इस पात्र को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। समझा? अब इलेक्ट्रोड तो क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जैसे मान लेते हैं, तो पहले तो इलेक्ट्रोड विभव की हमारी डिफिनेशन क्या बन जाएगी? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के वैद्युत अपघट्य के जली विलयन में डुबोते हैं तो छड़ व विलयन के मध्य एक क्या स्थापित हो जाता है? एक विभवांतर स्थापित होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे E से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन विभव की बात हो रही है और इलेक्ट्रॉन विभव को E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान सदैव इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इसका मान क्या किस में मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। जनरली हम क्या करेंगे? जनरली हम एक पात्र लेते हैं और उस पात्र में हमने क्या किया? एक कॉपर सल्फेट का जली विलयन डाल दिया। क्या कर दिया हमने? कॉपर सल्फेट का जली विलयन। कॉपर सल्फेट। और इसी कॉपर सल्फेट के जली विलयन में हमने क्या किया? एक कॉपर की धातु की छड़, रॉड डुबो दी। क्या? कॉपर की। तो हम क्या चेक करते हैं? हम क्या पाते हैं कि जैसे ही कॉपर की छड़ को कॉपर SO4 के विलयन में डुबोया जा रहा है तो इस छड़ के और इस विलयन के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो रहा है। इसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन जब यही टर्म्स एंड कंडीशन में होगा, टर्म्स एंड कंडीशन कैसा? मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करने जा रहे हैं। तो परिस्थिति कैसी उत्पन्न हो? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जिसे हम कमरे का ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? कमरे का ताप। जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप या फिर यहाँ पे हम 298 केल्विन ताप भी ले सकते हैं। तो 273 जोड़ दिया उसमें तो 298, जैसे बुक में NCERT में कहीं कहीं 298 केल्विन लिखा है।
तो उससे भी हमें चिंता करने की बात नहीं है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप या 298 केल्विन दाब पर जब किसी वैद्युत अपघट के एक और कंडीशन यहाँ पे क्या आ रही है, 1 मोलर सांद्रता का जो जलीय विलयन लेना होगा। तो इस 1 मोलर सांद्रता के जलीय विलयन को जैसे ही डुबोते हैं तो जो विभवांतर स्थापित होता है उसी को क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, इसे E0 से प्रदर्शित करेंगे। अच्छा कैसे, जैसे मान लेते हैं कि हमने एक सिल्वर नाइट्रेट ले लिया है विलयन, हमने क्या ले लिया, देखिए मैं कई अलग अलग प्रकार के उदाहरण भी आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। तो मान लेते हैं ये हमारा जो है सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन है और इसमें हमने सिल्वर की रॉड या सिल्वर की तार क्या कर दी, हमने डुबो दी। अब ये जो विलयन है वो AgNO3 है, लेकिन AgNO3 की 1 मोलर सांद्रता, 1 मोलर सांद्रता का तात्पर्य यहाँ पे ये हुआ कि जलीय विलयन के 1 लीटर विलयन में, अगर हमने ये जो विलयन लिया है, जो वैद्युत अपघट का जलीय विलयन लिया हुआ है, यदि ये अगर 1 लीटर है, क्या है 1 लीटर, तो उस 1 लीटर में 1 मोल क्या होने चाहिए, AgNO3, क्या होने चाहिए, AgNO3। वैसे AgNO3 की अगर हम बात करें तो Ag का परमाणु भार होता है 108, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, 16 16 या 48, हमने जोड़ दिया 8 8 16 4 20, यहाँ से लगे 2 4 1 5 2 7, 170। अब ये कितना आ गया, 170। अब 170 ग्राम, यहाँ पे क्या लेंगे, 1 मोल अर्थात 170 ग्राम AgNO3, 170 ग्राम AgNO3 जब 1 लीटर के विलयन में डुबोया जाएगा तो उस समय जो विभवांतर स्थापित हुआ है, और ये जो कमरे के ताप पर हम ये जो प्रयोग कर रहे हैं वो कैसा है, प्रयोग कमरे के ताप पर है, और जब ये प्रयोग करते हैं तो हमारा ये इस समय जो विभवांतर स्थापित हुआ उसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये बात आप जो है अच्छे से समझ लीजिएगा। इसी के अतिरिक्त अगर हम क्या कर लें, कॉपर की बात कर लें, कॉपर, जैसे कॉपर CuSO4 ले लिया इसमें, और हमने इसमें क्या कर दिया, CuSO4 का जो है जलीय विलयन डुबो दिया, CuSO4 क्या कर दिया, Cu का राड भी हमने इसमें जो है डुबो दिया हुआ है। अब Cu कॉपर 63.5 इसका परमाणु भार होता है, सल्फर का 32 होता है, और 16 ऑक्सीजन का होता है, 16 चौक 64, तो 64 हो जाएगा, 4 2 6 3 9.5 और 6 3 9 6 15, 159.5। यानी कि अगर इसका 1 मोलर विलयन लेना है तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर के जलीय विलयन में 1 मोल CuSO4 या फिर CuSO4 के कितना ग्राम, 159.5 ग्राम, 159.5 ग्राम कॉपर SO4 को 1 लीटर में घोलकर, 1 लीटर में घोलकर क्या कर देंगे, कॉपर की राड को, कॉपर चाहे जितना भी ले सकते हैं, कॉपर की राड को आप डुबोएंगे, और कॉपर की राड को जैसे ही डुबोएंगे तो आप क्या प्राप्त करते हैं, एक विभवांतर स्थापित होते हुए देखते हैं। विभवांतर वो भी कितना विभवांतर, प्लस 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यानी कि अगर ये केस हम कॉपर के साथ करते हैं, कॉपर के जलीय विलयन के 1 लीटर में 159.5 ग्राम कॉपर SO4 घुला हो, उसी में कॉपर को डुबोया गया, कॉपर को जैसे डुबोते हैं तो जो विभवांतर स्थापित होता है वो विभवांतर करीब 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना प्राप्त होता है। इसी को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसीलिए न तो गणना इलेक्ट्रोड विभव में गणना नहीं की जाती, हमेशा मानक इलेक्ट्रोड विभव में गणना की जाती है।
अगर हम इलेक्ट्रोड विभव यानी किसी भी सांद्रता में और किसी भी परिस्थिति में, चाहे ठंडे वातावरण में, चाहे गर्म वातावरण में, या टेम्परेचर ऊपर नीचे चाहे जिस वातावरण में अगर हम ये प्रैक्टिकल करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी घटते बढ़ते जाएंगे। अब सवाल उठता है कि कितना घटेगा कितना बढ़ेगा किस किस ताप पर, तो उसी का अध्ययन हमें वैद्युत रसायन में करना है। यानी कि हमने अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखा 0.36 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो बताइए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना आएगा। जब 1 मोलर सांद्रता पर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, तो बताइए 1.5 मोलर सांद्रता पर कितना आएगा। यही सब इसमें हमें अध्ययन करना होता है। अगला आता है, अगला हम डालेंगे हेडिंग इंपॉर्टेंट टिप्स, महत्वपूर्ण तथ्य। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड और एनोड, यहां ध्यान दीजिएगा, जो एनोड होता है वहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। यानी अगर धातु यम है तो यम जो है यम इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएगा? Mn प्लस आयन बनाएगा। और वहीं जो कैथोड होता है वो असल में यन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। मान लेते हैं कोई और यक्स कुछ भी है, तो वो यक्स इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा जो है यन प्लस इलेक्ट्रॉन, यन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यम धातु बनाएगा। अगर हम धातु की बात करते हैं, यहाँ पे आयन बनेगा, वैद्युत अपघट्य बनेगा। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि कैथोड पर हमेशा क्या होता है? अपचयन होता है। कैथोड पर अपचयन होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। तो ये बात हम जो है अच्छे से यहाँ पे जो है समझे रहेंगे। एनोड पर जो है हमारा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर हमारा अपचयन होता है। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरीके की केस में कभी भी कंडीशन आएगी तो वही इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड होगा जो असल में विलयन से क्या कन्वर्ट होगा? विलयन से धातु में कन्वर्ट हो रहा होगा। यानी ऐसी स्थिति जहां पे क्या होगा? कैथोड पर, यहां से हमें क्या मालूम पड़ रहा है? कैथोड पर क्या होता है? कैथोड वो है जो विलयन से धातु मुक्त करता है, धातु मुक्त करता है। ध्यान दीजिएगा, ये विलयन है Mn डबल प्लस। अब इस विलयन से यम धातु का बनना, यानी विलयन में से धातु का जो है बाहर निकलना। ऐसी केस अगर किसी अर्ध सेल के साथ हो रहा है, किसी इलेक्ट्रोड के साथ हो रहा है, तो समझ जाइए वो कौन है? कैथोड है। यानी जहां पे विलयन, अब देखिए इसमें भी देखिए इसमें कॉपर SO4 है, इसमें भी कॉपर है और इसमें भी कॉपर है। अभी क्या हो कि ये कॉपर के जो आयन है, कॉपर डबल प्लस आयन है, वो अगर यहाँ पे चिपकने लगे, बढ़ने लगे, अगर ऐसा घटना हो रहा है तो समझ जाइए कि ये इलेक्ट्रोड हमारा कैसा है? कैथोड है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कहानी तब पता चलेगी कि भाई ये कैथोड है, क्योंकि विलयन अब किसमें कन्वर्ट हो रहा है? धातु में कन्वर्ट हो रहा है। इसी का दूसरा परिप्रेक्ष्य हम देख सकते हैं कि एनोड पर क्या होता है, या फिर वो एनोड होता है जब धातु विलयन में, जब धातु जो है वो क्या करे? विलयन में गलना प्रारंभ कर दे, गलना प्रारंभ कर दे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ कर दे। क्या होगा? जो धातु है, अगर इसी का जस्ट उल्टा मान लेते हैं ये धातु है और ये कॉपर है, अब ये कॉपर खुद गल के क्या कर रहा है? विलयन की सांद्रता बढ़ा रहा है। ये गल के कहाँ जा रहा है? विलयन में जा रहा है, विलयन की सांद्रता बढ़ा रहा है। तो इस स्थिति में क्या किसका कार्य करेगा? एनोड का कार्य करेगा। ये किसका कार्य करेगा? एनोड का कार्य करेगा। तो ये तो था हमारा जो है, उम्मीद करता हूं तो हमने क्या समझा? कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। अपचयन किस लिए होता है? क्योंकि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन आके जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन आके क्या होता है? जुड़ता है और वो क्या बनता है? धातु में बनता है। एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, यानी वो क्या बनाता है? विलयन, यानी वो कैसा होता है? ऑक्सीकरण होता है।
यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या n+ है और n+ से क्या हो गई, शून्य हो गई, यानी घट गई। यही इसी तरीके से ये यम है, यम से क्या हो गया, n+ हो गया यानी बढ़ गया, तो ये ऑक्सीकरण हो गया। अगर हम कहें कि भाई Zn के लिए कैथोड का रिएक्शन कैसा होगा, Zn के लिए कैथोड का रिएक्शन कैसा होगा, तो ध्यान दीजिएगा हमेशा Zn या तो Zn बनाएगा या तो Zn++, ये बात अच्छे से समझ लीजिए, या तो Zn बनाएगा या तो Zn++। आपको बताना है कि कैथोड पर कैसा रिएक्शन होगा, तो कैथोड पर अपचयन होता है Zn++, कैथोड इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, Zn धातु बना लेगा। आपसे पूछा जाएगा Zn का एनोड पर रिएक्शन बताइए, तो हम क्या बताएंगे, Zn असल में Zn++ में टूटेगा 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करके। देखिए कोई भी मेटल हो, चाहे कॉपर हो तो कॉपर हो, कॉपर++ या कॉपर में कन्वर्ट होगा। Ag या तो Ag+ बनाएगा या तो Ag बनाएगा, ये रिएक्शन ही रिएक्शन होना है, तो ये बात ध्यान रखें बस। अब देखिए कैथोड पर इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे, कैथोड पर इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो इसे Zn++Zn ये कहलाएगा कैथोड पर। इससे कैसे प्रदर्शित करेंगे, Zn/Zn++, यानी Zn जो है किसमें कन्वर्ट हुआ, Zn में कन्वर्ट हुआ। इस माध्यम से भी आप कैथोड और एनोड की पहचान कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे रिएक्शन लिख दिए हैं जिसमें कॉपर++ का कॉपर में, Ag का Ag+ में, और बहुत सारे Na का Na+ में, और हमने कह दिया जो है Cl- का Cl2 में, Cl2 में, और इसी तरीके से बहुत सारे रिएक्शन हमने दे के रखे हुए हैं H2 का H+ में। तो बहुत देखिए इतने रिएक्शन में आपको पहचानना है कि कौन कैथोड है कौन एनोड, कौन कैथोड। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, डबल+ से 0 हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। ऑक्सीकरण संख्या किसके लिए घटता है, अपचयन के लिए, यानी ये कैसा होगा, कैथोड होगा। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ये कैसा होगा, एनोड होगा। कैसा होगा, एनोड होगा। Na से Na+ बना रहा है, क्या होगा, कैथोड होगा। माइनस से 0 हो रहा है, बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। ऑक्सीकरण संख्या किस में बढ़ती है, ऑक्सीकरण में बढ़ती है, ऑक्सीकरण में बढ़ेगी यानी ये कैसा होगा, एनोड पर रिएक्शन होगा। और H2 0 से क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस यानी बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है यानी कैसा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यानी किसका कार्य करेगा, एनोड का कार्य करेगा। तो इतने सारे टॉपिक से आप लोग जो है अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और नोट्स आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।